फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम और हेडिंग भी आज मैंने पहले ही डाल दी। आज हम बात करेंगे फ्रेंड थायराइड ग्लैंड की। पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड पीनियल ग्लैंड की। ज्यादा लंबी क्लास नहीं थी, 20 मिनट के आसपास की क्लास थी और एक बार में आपको समझा दी थी, क्लियर हो गया था आपका। आशा करता हूं कि समझ में आई होगी फ्रेंड। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड है ये, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। एक तो थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड है फ्रेंड, ठीक है ना। इनसे बहुत सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड थायराइड ग्लैंड की। जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और वीडियो को एंड तक देखा करो यार, तब जाके समझ में आएगा। क्योंकि शॉर्ट में कुछ नहीं है। जितनी भी मैंने क्लासें ली है आज दिन तक इस चैनल में, सबका डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सबको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है ना फ्रेंड। तो डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ी क्लास लंबी होगी। ये क्लास हो सकती है 1 घंटा, हो सकती है 1 घंटे से ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो लास्ट तक देखना क्लास को और जितना हो सके सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो और बेल आइकन बटन को दबा देना, जिससे क्या है जैसे मैं क्लास डालू आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के थायराइड ग्लैंड। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बात करें फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की लोकेशन की, कहां पे स्थित होती है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करें लोकेशन की, तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है भाई दोस्तों? सबको पता है, लगभग पता होगी। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में होती है। कहां होती है? हमारी गर्दन में होती है, फ्रंट ऑफ द नेक, यहां पे, ठीक है ना। नेक में होती है। कहां होती है फ्रेंड? हमारी नेक में होती है। नेक में भी कहां फ्रेंड? लेरिंग्स एंड ट्रेकिया के सामने, इन फ्रंट ऑफ द लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, हमारी नेक में होती है, लेरिंग्स और ट्रेकिया के सामने होती है। ये जो आप देख रहे हो फ्रेंड डायग्राम, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रही ये है हमारी थायराइड ग्लैंड, और ये जो है सी छल्ले नुमा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या है ये? ट्रेकिया है। आपको मैंने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें डिटेल में बात की थी। ये है फ्रेंड लेरिंग्स। लेरिंग्स का ये पार्ट है, ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर को, ये है फ्रेंड थायराइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये है थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम में समझा दिया मैंने। तो अब बात करते हैं लोकेशन की। बात करें, नेक में पाई जाती है, हमारे लेरिंग्स और ट्रेकिया के सामने पाई जाती है। एग्जाम में आपसे यूं नहीं पूछेगा कि थायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है फ्रेंड, आपसे यूं पूछेगा कि थायराइड ग्लैंड कौन सी वर्टिब्रा के लेवल में पाई जाती है। क्योंकि ये तो सबको पता है, लेरिंग्स के सामने, ट्रेकिया के सामने, ये सबको पता होगी। नेक में पाई जाती है, ये सबको पता होगी। बट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी वर्टिब्रा के लेवल में होती है। तो यहां पे फ्रेंड 5th, 6th, 7th सर्वाइकल वर्टिब्री, एंड 1st थोरेसिक वर्टिब्री, 1st थोरेसिक वर्टिब्री की लेवल में पाई जाती है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है नेक में पाई जाती है, ट्रेकिया और लेरिंग्स के सामने पाई जाती है। 5th, 6th एंड 7th, TH लगा दो, 5th, 6th, 7th सर्वाइकल वर्टिब्री, जो हमारी सर्वाइकल 7 सर्वाइकल होती है, और 1st थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल में पाई जाती है। यानी 5, 6, 7 वाली सर्वाइकल और 1st थोरेसिक वर्टिब्री को कवर करती, इसके सामने हमारी क्या पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। लोकेशन कंफर्म होगी, हमारी थायराइड ग्लैंड है, नेक में पाई जाती है, लेरिंग्स और ट्रेकिया के सामने, 5th, 6th, 7th सर्वाइकल वर्टिब्री
एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पे बात करें, यहां पे हम बात करें वेट की। वेट की हम बात करें फ्रेंड, थायराइड ग्लैंड का जो वेट है वो 25 ग्राम के आसपास होता है, अबाउट 25 ग्राम, 25 ग्राम, 25 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। ये जो होती है हाईली वेस्कुलर होती है। वेस्कुलर मतलब यहां पे रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है फ्रेंड? रिच ब्लड सप्लाई, सॉरी, यहां पे क्या पाई जाती है? रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है इस थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, इसलिए इसको हाईली वेस्कुलर ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाईली वेस्कुलर ग्लैंड, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स का, एक तरह से कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स का जाल होता है, बहुत सारी इसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, ये जो है फ्रेंड थायराइड ग्लैंड चारों तरफ से एक कैप्सूल के द्वारा घिरी होती है। किसके द्वारा घिरी होती है? कैप्सूल के द्वारा। जो कैप्सूल है फ्रेंड फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, यानी कि ये कैप्सूल जो होता है फाइब्रस कैप्सूल होता है। ठीक है, इसका वेट 25 ग्राम के आसपास होता है। हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है क्योंकि इसमें रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है। ये चारों तरफ से एक फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, या उसको बोल सकते हैं कैप्सूल के द्वारा घिरी हुई होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके पार्ट्स की हम बात करें फ्रेंड, पार्ट्स की, अब हम बात करें कि इसमें कितने पार्ट्स पाए जाते हैं। पार्ट्स की हम बात करें फ्रेंड, पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है राइट लोब, अभी पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा। एक होता है लेफ्ट लोब और एक होता है इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो यहां पे देखो, ये जो वाला दिखाए यूं है, यूं है, तो ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। तो ये जो वाला पार्ट है फ्रेंड थायराइड ग्लैंड का, ये है राइट लोब और ये है लेफ्ट लोब। ठीक है, ये राइट लोब है थायराइड ग्लैंड का, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये लेफ्ट लोब है। और राइट लोब और लेफ्ट लोब को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है बीच में, लेफ्ट लोब और राइट लोब को, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये वाली स्ट्रक्चर है फ्रेंड इस्थमस ऑफ थायराइड, इस्थमस ऑफ थायराइड। ये जो दिखाई दे रही है क्योंकि लेफ्ट लोब और राइट लोब को जोड़ने का काम कर रही है। कौन? ये इस्थमस ऑफ थायराइड। यहां पे राइट लोब और लेफ्ट लोब की बात करें तो इनकी जो लंबाई होती है, ये कितनी लंबी होती है? 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है इसकी। 5 सेंटीमीटर तो लंबी होती है और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, दोनों लोब्स। ठीक है ना फ्रेंड? तो यहां पे राइट लोब, लेफ्ट लोब और इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 3 पार्ट होते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार और समझा दूं। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में पाई जाती है, लैरिंक्स और ट्रेकिया के सामने पाई जाती है। 5वीं, 6ठी और 7वीं सर्वाइकल वर्टिब्रा और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल में पाई जाती है। वेट की हम बात करें तो 25 ग्राम इसका वेट होता है। हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है क्योंकि इसमें रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है। ये चारों तरफ से एक कैप्सूल के द्वारा घिरी होती है जो कि फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, फाइब्रस कैप्सूल होता है। पार्ट्स की हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, राइट लोब, लेफ्ट लोब एंड इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ये वाला राइट लोब, ये लेफ्ट लोब है, और बीच में जो दिखाई दे रहा है राइट एंड लेफ्ट लोब को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये राइट लोब, लेफ्ट लोब, तीन, इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई होती है 3 सेंटीमीटर लंबी, चौड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई नॉर्मल बात हमारी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। ठीक है, अब यहां हम थोड़ी इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो सारी बात करेंगे आज। थोड़ी सी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर।
माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो थायराइड ग्लैंड है ना फ्रेंड, वो फोलिकल से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है फ्रेंड? फोलिकल से मिलके बनी होती है। फोलिकल से मिलके बनी होती है। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको गोल, साइज कोई शेप कोई सी भी हो सकती है, ये है फोलिकल। ठीक है ना फ्रेंड, क्या है ये? फोलिकल है। क्या है फ्रेंड? ये क्या है? फोलिकल्स हैं। आप फोलिकल्स बोल दो यार, ये लो ऐसे लगा दो, बहुत सारे होते हैं ना, एक नहीं होता, फोलिकल होते हैं। ये किससे मिलके बनी होती है? हमारी थायराइड ग्लैंड फोलिकल से मिलके बनी होती है। इन फोलिकल की जो वॉल होती है, दीवार, इन फोलिकल की जो वॉल होती है वो क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से मिलके बना होता है। क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से मिलके बनी होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली सेल, ये है क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल। कौन सी सेल से? हमारी थायराइड ग्लैंड फोलिकल से मिलके बनी होती है। इन फोलिकल की जो दीवार होती है ना फ्रेंड, इन फोलिकल की जो दीवार होती है, ये दीवार चारों तरफ से है, ये किससे बनी होती है? क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से बनी होती है। क्यूबोइडल एपिथेलियल किससे बनी होती है? क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से बनी होती है, जिनको फोलिकुलार सेल भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है फ्रेंड? फोलिकुलार सेल्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल को फोलिकुलार सेल्स भी बोला जाता है। फोलिकुलार सेल्स भी बोला जाता है। ये जो फोलिकुलार सेल्स हैं, ये सारी फोलिकुलार सेल्स, ठीक है, ये पूरी चारों तरफ से फोलिकुलार सेल से घिरी हुई होती है, जिनको क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल पाई जाती है। इनके बीच में देखो, यहां पे मैंने बहुत सारे नहीं बनाए क्योंकि जस्ट समझाने के हिसाब से बनाए। इनके बीच में, इन क्यूबोइडल या क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल या फोलिकुलार सेल के बीच में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। इनको बोला जाता है फ्रेंड सी सेल। ये क्या होती है? सी सेल। क्या होती है फ्रेंड? सी सेल होती है। इनको पैराफोलिकुलार सेल भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? पैरा फोलिकुलार सेल या सी सेल बोला जाता है। ये जो सी सेल है ना फ्रेंड, ये जो फोलिकुलार सी सेल है, ये फोलिकुलार सी सेल क्या बोला जाता है? पैराफोलिकुलार सेल, या इनको बोला जाता है सी सेल। क्या बोला जाता है? चारों तरफ इनके कौन सी होती है? सी सेल। ये सी सेल क्या है? कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, टोनिन। ये फोलिकुलार जो सेल है, पैराफोलिकुलार सेल या सी सेल है, पैराफोलिकुलार सेल, फोलिकुलार सेल या सी सेल है, ये कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। क्या सिक्रेट करती है? कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। यहां पे एक चीज भूल गया मैं, ये जो फोलिकुलार सेल है ना फ्रेंड, फोलिकुलार सेल, ये भी एक प्रोटीन सिक्रेट करती है। प्रोटीन जो थिकी होता है, थिकी होता है मतलब गाढ़ा होता है, थिकी एंड स्टिकी, चिपचिपा होता है, इसको बोला जाता है कोलोइड। क्या बोला जाता है फ्रेंड? कोलोइड। फोलिकुलार सेल है वो क्या सिक्रेट करती है? एक प्रोटीन मटेरियल है, थिकी एंड स्टिकी मटेरियल होता है, जिसको कोलोइड बोला जाता है। वो कौन सिक्रेट करती है? फोलिकुलार सेल। और सी सेल क्या करती है फ्रेंड? कैल्सीटोनिन। और यहां पे ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, क्योंकि यहां पे क्या पाई जाती है? रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है। तो एक बार और समझा दूं, थायराइड ग्लैंड की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये जो दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। थायराइड ग्लैंड है, बहुत सारे फोलिकल से मिलकर बनी होती है। इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवार है, चारों तरफ से क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से बनी होती है। ये जो फोलिकल है, ये चारों तरफ से क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। इन सेल को
फोलिकुलर सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? फोलिकुलर सेल बोला जाता है। ये फोलिकुलर सेल, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये फोलिकुलर सेल क्या है? एक प्रोटीन मटेरियल रिलीज करती है या सिक्रेट करती है जो थिकी एंड स्टिकी होता है, इसको बोला जाता है कोलोइड। क्या बोला जाता है? कोलोइड बोला जाता है। इन फोलिकुलर सेल के बीच में अदर सेल पाई जाती है कुछ से, जिनको बोला जाता है पैराफोलिकुलर सेल। ये जो दिखाई दे रही है ये है पैराफोलिकुलर सेल, या इनको बोला जाता है सी सेल। ये सी सेल क्या करती है फ्रेंड? कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है फ्रेंड? कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और यहां पे ब्लड वेसल्स भी, ये जो दिखाई दे रही है ये ब्लड वेसल्स है, क्योंकि यहां पे थायराइड ग्लैंड पे क्या पाई जाती है? रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड क्या है? वेस्कुलर ग्लैंड है। ठीक है फ्रेंड, हाईली वेस्कुलर ग्लैंड। तो ये होगी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। यहां पे ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो यहां पे अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी आर्टरीज एंड वेन ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड या ब्लड सप्लाई इन थायराइड ग्लैंड। कौन कौन सी? वीनस ड्रेनेज किससे होता है, एंड आर्टेरियल ब्लड सप्लाई किससे होती है। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है फ्रेंड? एकदम कमेंट करके बताओ यार। ठीक है, कमेंट कर दिया करो। देख लेते हैं एक बार। चलो, तो यहां पे हम बात करें ब्लड सप्लाई की। थायराइड ग्लैंड में ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो यहां सबसे पहले हम बात करें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की बात करें। कौन कौन सी आर्टरी यहां पे आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की हम बात करें फ्रेंड, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की बात करें यहां पे, तो यहां पे देखो, एक होती है सुपीरियर सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एक होती है इंफीरियर एक होती है फ्रेंड सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एक होती है यहां पे आर्टेरियल की स्पेलिंग सॉरी क्या लिख दिया मैंने यार, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। यहां पे आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो एक होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एक होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये दोनों क्या करती है? इस थायराइड ग्लैंड पे क्या करती है? अपना ब्लड लेके आती है या ब्लड सप्लाई करती है, प्योर ब्लड लेके आती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी की बात करें तो ये किसकी ब्रांच है फ्रेंड? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और ये जो है इंफीरियर कैरोटिड आर्टरी, ये है सब क्लेवियन, क्लेवियन मैंने क्या लिख दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है फ्रेंड? सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। सब क्लेवियन आर्टरी किसमें ब्लड सप्लाई करती है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी में। फिर इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो थायराइड ग्लैंड का इंफीरियर पार्ट है उसमें क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। तो यहां पे देखो फ्रेंड, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर एंड थायराइड और आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी यहां पे ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें, वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज की हम बात करें तो यहां पे वीनस ड्रेनेज जो होता है वो थायराइड वेन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? थायराइड वेन, थायराइड वेन। और थायराइड वेन फिर अब ये ड्रेन कहां डालती है? इंटरनल जुगुलार वेन में, इंटरनल जुगुलार वेन में। फिर इंटरनल जुगुलार वेन से कहां जाती है? सुपीरियर वेना केवा में डाला जाता है। यहां पे देखो फ्रेंड, थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो यहां पे सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी वो थायराइड ग्लैंड के सुपीरियर पार्ट में ब्लड सप्लाई करती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी वो
थायराइड ग्लैंड के इंफीरियर पार्ट में ब्लड सप्लाई करते हैं। सुपीरियर थायराइड आर्टरी की हम बात करें तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी की बात करें तो ये सब क्लेवन आर्टरी की ब्रांच है। वीनस ड्रेनेज की हम बात करें तो इंप्योर ब्लड थायराइड ग्लैंड से कौन कौन सी वेन लेके जाती है, तो यहाँ पे थायराइड वेन थायराइड ग्लैंड से वीनस ड्रेनेज लेके जाती है और इंटरनल जुगुलार वेन में अपना ड्रेन डालती है। फिर इंटरनल जुगुलार वेन से वो कहां पे चला जाता है, सुपीरियर वेना के वहां, फिर डायरेक्ट राइट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई फ्रेंड, ये हो गई, क्या हो गई, ब्लड आर्टेरियल ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी हम बात करें, यहां पे थोड़ी सी हम बात करें नर्व सप्लाई की बात करें, जैसे कि नर्व सप्लाई की हम बात करें, नर्व सप्लाई की ऐसे बता देता हूं। नर्व सप्लाई की बात करें थायराइड में तो यहां पे लेरिंजियल नर्व सप्लाई होती है, लेरिंजियल नर्व सप्लाई करते हैं। लेरिंग्स में जो नर्व सप्लाई आती है उसी नर्व के द्वारा थायराइड ग्लैंड पे भी नर्व सप्लाई आती है। यहां पे वेगस नर्व का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। ये जो लेरिंजियल ब्रांच है ये वेगस नर्व की ब्रांच है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ध्यान रखना लेरिंजियल नर्व, ठीक है ना। लेरिंजियल नर्व जो लेरिंग्स में नर्व सप्लाई होती है उसी के द्वारा हमारी थायराइड ग्लैंड पे भी क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है। तो ये हो गई ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, ठीक है। अब हम बात करें फ्रेंड जो मेन हमारा एंडोक्राइन वाला सिस्टम है उसमें किसकी बात होगी, हार्मोन की बात होगी। किसकी बात होगी फ्रेंड, हार्मोन्स की बात होगी। तो यहां पे हम बात करते हैं फ्रेंड थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। हार्मोन्स, यहां पे हेडिंग डाल देते हैं हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट करती है। सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड, 3 हार्मोन सिक्रेट करती है। एक होता है T4, एक होता है T3, एक होता है कैल्सीटोनिन। जो अभी मैंने बात की थी, ये जो पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल है ये क्या सिक्रेट करती है, कैल्सीटोनिन, ठीक है। T4 मतलब यहां पे होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। T3 मतलब होता है ट्राई आइडोथाइनिन। T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन, T3 का मतलब होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन, थायरो आएगा ना यहां, थायरोनिन, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड है वो 3 तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है, T4 थायरोक्सिन, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। यहां बार बार मैं ट्राई आइडोथायरोनिन नहीं लिखूंगा, T4 लिखूंगा, समझ जाना, ठीक है। एक होता है कैल्सीटोनिन। ये 3 तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे, दोनों की एक साथ में बात करेंगे, कैल्सीटोनिन को अलग से पढ़ेंगे, T3 एंड T4 की हम यहां बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे T3 एंड T4 की। T3 एंड T4 की हम बात करें फ्रेंड, T3 एंड T4 जो थायराइड हार्मोन है फ्रेंड, T3 हो या T4 हो या कैल्सीटोनिन हो, इन हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए, किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है फ्रेंड, आयोडीन की। आयोडीन सुना होगा ना, आयोडीन युक्त नमक सुना होगा ना आपने, हाँ, वो नमक में आयोडीन होता है, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन डाला जाता है, या उस मिट्टी में नमक बनता है, या उस मिट्टी से वो नमक लिया है जिसकी मिट्टी आयोडीन युक्त होती है। तो यहां पे जो थायराइड हार्मोन है उनके फॉर्मेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, असेंशियल है, आवश्यक है, कौन, आयोडीन। आयोडीन कहां से मिलता है भाई हमें, एक तो सी फूड से मिलता है, जो समुद्री जीव जंतु है उनसे मिलता है, ठीक है।
ऐसी वेजिटेबल जो आयोडीन युक्त मिट्टी में पैदा हुई हो। एक तो सी फूड से मिलता है, एक ऐसी मिट्टी जो सब्जियां उगाती जो आयोडीन युक्त होती है, उन सब्जियों को खाने से सी फूड मिलता है। एक सॉरी आयोडीनाइज्ड साल्ट, आयोडीन युक्त नमक खाने से मिलता है। किस किस से मिलता है? एक तो हमें मिलता है सी फूड से, ठीक है ना, जो भी समुद्री जीव जंतु है उनको खाने से मिलता है आयोडीन। एक मिलता है वेजिटेबल, वो वेजिटेबल जो आयोडीन युक्त मिट्टी में पैदा हुई हो। एक मिलता है आयोडीन युक्त साल्ट खाने से, लिखा होता है ना साल्ट, जो नमक की थैली आती है उसमें आयोडीन युक्त। तो यहां पे हम आयोडीन डाइट से लेते हैं। ये किससे लेते हैं? ये डाइटरी सोर्स है। क्या है फ्रेंड? ये डाइटरी सोर्स है आयोडीन के। जैसे हमने आयोडीन युक्त भोजन लिया, वो आयोडीन ब्लड में गया, ब्लड से क्या करती है? थायराइड ग्लैंड जैसे ब्लड में गया, ब्लड से क्या करती है? टेक अप, ब्लड से लेती है कौन? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ब्लड से किसको लेती है? आयोडीन को। और ब्लड से जब थायराइड ग्लैंड आयोडीन को लेती है तो इसको बोला जाता है आयोडीन, इसको बोला जाता है आयोडीन ट्रैपिंग। क्या बोला जाता है? ये एक प्रोसेस है, इसको बोला जाता है आयोडीन ट्रैपिंग। क्या बोला जाता है फ्रेंड? आयोडीन ट्रैपिंग, इसको बोला जाता है आयोडीन ट्रैपिंग। जब आयोडीन को थायराइड ग्लैंड द्वारा लिया जाता है ब्लड से, या थायराइड ग्लैंड ब्लड से आयोडीन को लेती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है आयोडीन ट्रैपिंग। क्या बोला जाता है फ्रेंड? आयोडीन ट्रैपिंग। इसके द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा, आयोडीन ट्रैपिंग के द्वारा हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो ब्लड से क्या लेती है? आयोडीन लेती है। जो ये आयोडीन क्या करता है फ्रेंड? जो थायराइड हार्मोन है उनके फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहां पे देखो, जो थायराइड हार्मोन है, जैसे T3 T4 की बात करें, यहां T3 T4 की बात करें, इनका जो सिंथेसिस होता है फ्रेंड, वो थायराइड ग्लैंड में जब ये बनते हैं तो मोलिक्यूल्स के रूप में होता है। किनके रूप में होता है? मोलिक्यूल्स के रूप में होता है। किनके रूप में होता है फ्रेंड? मोलिक्यूल्स के रूप में होता है। और उन मोलिक्यूल्स को बोला जाता है थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोबुलिन, इन मोलिक्यूल्स को बोला जाता है थायरोग्लोबुलिन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होंगे ये। अभी सारा पता चला कैसे सिक्रेट होते बताऊंगा। थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट हुए तो किसके रूप में होते हैं? मोलिक्यूल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। और इनको बोला जाता है थायरोग्लोबुलिन। और ये थायरोग्लोबुलिन देखो यहां पे, यहां मैंने क्या बताया था? फोलिकुलर सेल है, वो एक स्टिकी प्रोटीन रिलीज करती है या सिक्रेट करती है जिसको कोलोइड बोला जाता है। और इस कोलोइड में जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट होता है या सबसे ज्यादा मात्रा होती है इस थायरोग्लोबुलिन की होती है, यानी थायराइड हॉर्मोन्स की होती है। किसकी होती है? थायराइड हॉर्मोन्स की। जो थायराइड हार्मोन है ये थायरोग्लोबुलिन के रूप में बनते हैं। अब यहां पे बात करें फ्रेंड, जो थायराइड हार्मोन है T3 T4 कैसे बनते हैं? बन तो गए, कैसे रिलीज होते हैं, कहां से रिलीज होते हैं, सारी बात करते हैं, ठीक है। जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई थी फ्रेंड, तो वहां पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात की थी ना मैंने। पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की मैंने बात की थी, तो वहां पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसकी बात की थी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात की थी, ठीक है। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन निकालता है फ्रेंड? एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन निकालता है? हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस में भी कौन? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो समझ में आ जाएगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है फ्रेंड, ये कहां से निकला? हाइपोथैलेमस से। कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला। इस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने किस पे काम किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि भाई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालो। थायराइड स्टिमुलेटिंग, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या निकाल दिया? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल दिया। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड को, जिसको हम पढ़ रहे हैं आज, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड ग्लैंड क्या करती है? T3 एंड T4 एंड या कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन अब आगे पढ़ेंगे, बट यहां पे थायराइड हार्मोन T3 T4 मेन, तो इनका सिक्रेशन करती है। समझ में आ गया? इस प्रकार यहां सिक्रेशन होता है। जब यहां पे सिक्रेशन होता है, कई बार T3 T4 का मान लो बढ़ गया, तो इसको कम भी करना है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ गया, इसको कम भी करना है। कई बार कम हो गया तो बढ़ाना है। ठीक है ना? मान लो ब्लड में T3 एंड T4 का सिक्रेशन कम हो गया तो बढ़ाना है। कौन बढ़ाएगा? हाइपोथैलेमस। और यहां पे देखो, ये हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट क्यों हो रहा है? हाइपोथैलेमस कब स्टिमुलेट होता है, या यूं कह सकते हो आप कि जो थायराइड हार्मोन है वो कब सिक्रेट होते हैं? जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। हाइपोथैलेमस कब स्टिमुलेट होगा? यहां पे स्टिमुलेशन का सेंसेशन जाएगा, जैसे कि एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, या तो हम कोल्ड के एक्सपोज, हमारे ठंड में एक्सपोज हुए, हम बहुत ज्यादा ठंड है उस टाइम होगा। स्ट्रेस कंडीशन हो, स्ट्रेस हो, ब्लड में ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया हो, माल न्यूट्रिशन हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा सो रहे हो। क्या हो सकता है? देखो, या तो ठंड लग रही हो, ठंड के एक्सपोजर में आ गए हो, या स्ट्रेस कंडीशन हो, एंजाइटी, टेंशन, चिंता से ग्रसित हो, ग्लूकोज लेवल कम हो गया हो ब्लड में, माल न्यूट्रिशन हो, या स्लीप ज्यादा, या सो रहे हो ज्यादा, बहुत ज्यादा सो रहे हो आप। इस कंडीशन में ये चीजें किसको स्टिमुलेट करेगी? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस फिर ये काम करेगा। पर मैं यूं कह रहा हूं कि T3 या T4 कम हो गया या बढ़ गया तो इनको कैसे रेगुलेट करेंगे? तो यहां पे फ्रेंड एक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है। इस मैकेनिज्म को बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या होता है नेगेटिव फीड? इसके बारे में बात करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है ना? क्लियर है आपको? क्या होता है देख लो एक बार, कितनी लंबी क्लास हुई हमारी। चलो चलने दो। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसकी बात करेंगे फ्रेंड? हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इससे सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। इससे क्या होगा? सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, कैसे होता है देखो। हमारा थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड हार्मोन है वो कैसे सीक्रेट होते हैं, इस मैकेनिज्म के द्वारा कैसे क्या कम ज्यादा होते हैं, वो सारी बात यहां करेंगे। देखो, जैसे मैंने अभी क्या बताया, कोल्ड के एक्सपोजर में आए हो, स्ट्रेस कंडीशन हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल
कम हो गया हो, ज्यादा सो रहे हो, ये स्थितियां होगी। जैसे कोल्ड हो, स्ट्रेस हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया हो, या स्लीप ज्यादा ले रहे हो, तो इससे क्या होगा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। ये किसको स्टिमुलेट करेंगे, ये स्टिमुलेट करेगी हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया, उसके बाद हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होता है तो क्या रिलीज करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां पे काम करेंगे, थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे काम करके ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके T3 एंड T4 का क्या करेंगे, सिक्रेशन करेंगे। जब T3 T4 का सिक्रेशन हो गया तो ब्लड में T3 एंड T4 का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही ब्लड में T3 T4 का लेवल बढ़ गया कि अब लेवल बढ़ गया तो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जाएगी यहां से कि अब तो बढ़ गया भाई साहब, बंद करो, ये T3 T4 कितना सिक्रेट करोगे। तो बंद कैसे करेंगे, यहां से एक इंफॉर्मेशन जाएगी इनहिबिशन की। एक तो जाएगी हाइपोथैलेमस में, एक जाएगी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। इनहिबिशन की कम करो, इसका सिक्रेशन कम किया जाए। तो यहां से हाइपोथैलेमस क्या करेगा, मैंने बताया था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, वो क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करें। तो यहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएगा, ठीक है। ये या फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, तो पहले तो हाइपोथैलेमस में करेगा। हाइपोथैलेमस यहां पे क्या कौन सा सिक्रेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। वो क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम कर देगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम सिक्रेट कर, तब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम सिक्रेट होगा तो थायराइड ग्लैंड पे कम इफेक्ट आएगा। तो T3 T4 थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि ये T3 T4 का सिक्रेशन कम कर दो, ठीक है। कब होगा ये, जब ये बढ़ गए। अब यहां पे बढ़ गए, जैसे ही यहां बढ़े तो थोड़ा बहुत तो सेल ने भी लिया और इसका मेटाबॉलिज्म भी हुआ। ब्लड में T3 T4 की मात्रा बढ़ गई, सेल ने लिया और इसका मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होगा, T3 एंड T4 का लेवल क्या हो गया, ब्लड में T3 एंड T4 का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। जैसे T3 T4 का ब्लड में लेवल कम होता है, यहां से फिर इंफॉर्मेशन जाती स्टिमुलेशन की, कहां पे, हाइपोथैलेमस में। ये जाएगी स्टिमुलेशन की। फिर ये क्या करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये मैकेनिज्म होता है। एक बार और समझा दूं, जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होते हैं फ्रेंड, थायराइड हार्मोन, उनका मैकेनिज्म या उनका रेगुलेशन किस प्रकार होता है, तो यहां पे जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसके द्वारा रेगुलेट होता है। जैसे कि मान लो कोल्ड हो, स्ट्रेस हो या ब्लड लेवल कम हो गया हो, सॉरी ब्लड लेवल क्या लिख दिया, ग्लूकोज लेवल। यहां पे देखो, जो थायराइड हार्मोन है उनका जो रेगुलेशन है वो किस प्रकार होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। जैसे कि कोल्ड हो, स्ट्रेस हो या ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया हो या बहुत ज्यादा सो रहे हो आप, या माल नरिष्ट कोई व्यक्ति है या बच्चा है, उसमें क्या होगा, ये चीजें क्या करेगी, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगी।
जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है तो हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करो। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। किस पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और T3 T4 का सिक्रेशन करता है। जब T3 T4 का सिक्रेशन होता है तो ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ती है यहां से एक इंपल्स जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है इनहिबिशन की हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी पे। हाइपोथैलेमस को कहती है ये इंफॉर्मेशन, उसको इनहिबिट करती है कि आप भाई यहां पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करो। फिर वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड से T3 T4 का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो इस प्रकार उस बढ़े हुए लेवल को कम किया जाता है। अब आगे देखो, यहां पे ब्लड लेवल बढ़ गया, ब्लड में लेवल बढ़ गया T3 T4 का। यहां पे थोड़ा बहुत सेल ने ले लिया और थोड़ा मेटाबॉलिज्म हो गया इसका। जैसे ही सेल ने लिया और मेटाबॉलिज्म हुआ तो ब्लड में T3 T4 की मात्रा कम हो गई, इनका लेवल कम हो गया। अब लेवल कम हो गया तो बढ़ाना है ना, तो फिर यहां से एक स्टिमुलेशन की इंपल्स जाती है इस हाइपोथैलेमस में। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, T3 T4 हार्मोन सिक्रेट करता है। फिर वही सारा प्रोसीजर चलता है। ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसके द्वारा थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मिटा दूं, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। अब यहां पे एक चीज थोड़ा सा इसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर कैल्सिटोनिन के बारे में बात करेंगे। मैंने क्या बताया था अभी कि जो आयोडीन होता है ना फ्रेंड, बताया था आयोडीन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन और कहां से मिलता है, डाइट से। मान लो आप आयोडीन से युक्त डाइट नहीं खा रहे, बिल्कुल नहीं खा रहे, नमक बहुत कम खा रहे हो जिसमें आयोडीन है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी। आयोडीन की जैसे डेफिशिएंसी होती है ना फ्रेंड, डाइट से बिल्कुल नहीं ले रहे आप, ठीक है। जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड हार्मोन कम बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। बट हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन का होना बहुत जरूरी है। तो बेचारी थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या करेगी, अपने आप को एनलार्ज करेगी, एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखो यहां पे जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है ना फ्रेंड, जब हम डाइट में आयोडीन युक्त भोजन, आयोडीन युक्त डाइट नहीं लेते तो आयोडीन की कमी होगी, थायराइड तक आयोडीन नहीं पहुंच रहा। अब आयोडीन नहीं पहुंच रहा तो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, कम होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपनाती है, एक तरह से क्या करती है, वो अपने आप को यूं बोल सकते हो कि प्रोलिफरेट करती है, अपने आप को बड़ा करती है, जिससे क्या करे कि वो भाई इसकी कमी हो गई फिर भी मैं मेरा काम कर सकूं ढंग से, थायराइड हार्मोन सिक्रेट कर सकूं। तो यहां पे वो अपने आप को एनलार्ज कर लेती है, एनलार्ज करके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़वाती है। ये सिक्रेशन बढ़ गया तो T3 एंड T4 का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, T3 एंड T4 का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। समझ रहे हो नहीं, यहां पे एक तो इनका फॉर्मेशन नहीं होता आयोडीन के बिना, बट आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन की कमी हो गई, यहां आयोडीन की कमी हो गई, जिससे क्या है, T3 एंड T4 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, थायराइड हार्मोन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बट यहां बना ही नहीं रहा, कमी हो गई। तो बेचारी क्या करती है, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है।
थायराइड ग्लैंड अपने आप को बड़ी हो जाती है। बड़ी होके वो क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है। इनका सिक्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगी, ये वापस स्टिमुलेट होगी, बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएगी। T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ जाएगा यहाँ पे, इस वजह से बढ़ता है। और इस कंडीशन में जब ये बड़ी हो जाती है फ्रेंड, इसको बोला जाता है गोइटर। क्या बोला जाता है फ्रेंड, गोइटर। इसको बोला जाता है गोइटर या घेंगा। नाम सुना होगा ना, घेंगा रोग, गलगंट या गलखंट बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, गोइटर होता है। ये सूज जाती है ना, आपको देखा होगा कई पेशेंट को यहाँ पे थायराइड ग्लैंड एकदम सूजी हुई लटकी रहती है बहुत ज्यादा, इसको बोला जाता है गोइटर। और वो होता है आयोडीन की कमी से। किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ी सी बात थी। अब यहाँ पे हम बात करें और भी इस थायराइड ग्लैंड के बारे में। जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना फ्रेंड, हमारे कब स्टार्ट हो जाते हैं सीक्रेट होना, जब हम हमारी जो फीटल लाइफ होती है, बच्चा पेट में होता है, जब बच्चा 3 मंथ का होता है ना, बच्चा 3 मंथ्स का जब बच्चा होता है, तब थायराइड हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। थायराइड हार्मोन क्या हो जाते हैं, हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी की बात करें, प्यूबर्टी यौन अवस्था में इसका सिक्रेशन क्या हो जाता है, इनका सिक्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा पेन कहां गया भाई, इनका सिक्रेशन क्या होता है, इनका सिक्रेशन क्या हो जाता है फ्रेंड, प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में भी क्या है, जब वुमन प्रेग्नेंट होती तब भी इसका सिक्रेशन क्या हो जाता है, थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तभी तो हम प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, पूरे थायराइड का TSH T3 T4 का हम क्या करवाते हैं फ्रेंड, लैब टेस्ट करवाते हैं, थायराइड प्रोफाइल बोलते हैं जिसको। तो यहां पे जब बच्चा फीटल लाइफ में बच्चा कितने महीने का होता है, 3 महीने का होता है, तो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी के टाइम में सिक्रेशन इसका बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी के टाइम में भी इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। वरना नॉर्मल लाइफ में, पूरे जीवन भर नॉर्मल लाइफ में एकदम नॉर्मल रेंज में होता है, नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल लाइफ नहीं, थ्रू आउट लाइफ में क्या होता है, नॉर्मल रेंज में होता है ये। ठीक है ना, नॉर्मल रेंज में इसका सिक्रेशन होता रहता है। यहां पे हम बात करें फ्रेंड, ये जो थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं ना, तो जब सेल्स में जाते हैं ना, ये सेल्स में जाएंगे तो वो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। यानी एक तरह से जीन, वो एक तरह से क्या हो, न्यूक्लियस में चला गया। तो यहां पे मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियस में चला गया थायराइड हार्मोन। तो अगर किसी व्यक्ति को थायराइड प्रॉब्लम है, या किसी के माता पिता को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसके चांस बढ़ते हैं कि वो अपने बच्चों में भी थायराइड डिसऑर्डर या थायराइड से रिलेटेड कोई भी डिजीज होने के चांस रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या किसमें चला जाता है, न्यूक्लियस में चला जाता है, सेल की न्यूक्लियस में। ठीक है, इतनी बातें हो गई। यहां पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड अब फंक्शन की। क्या फंक्शन करता है थायराइड हार्मोन, क्या फंक्शन करता है थायराइड हार्मोन, फंक्शन की बात करें। फंक्शन, थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, खास करके T3 एंड T4 की बात कर रहा हूं मैं, कैल्सिटोनिन अभी पढ़ाऊंगा मैं, कैल्सिटोनिन की मैंने बात नहीं की। फंक्शन, T3 T4 के फंक्शन, सबसे पहले तो हम बात करें, ये क्या करता है थायराइड हार्मोन, क्या करता है फ्रेंड, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को। या इससे क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो हीट प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, हीट प्रोडक्शन। तो ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है और हीट प्रोडक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास करके स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम, खास करके स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, और क्या करता है भाई, ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है जिससे हीट प्रोडक्शन करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास करके स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, खास करके स्केलेटल
एंड नर्वस सिस्टम, खास करके स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। यहां पे मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है तो और भी यहां पे प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का भी ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। तो ये फंक्शन है फ्रेंड। यहां पे देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ज्यादातर किसमें, चाइल्डहुड में जब बच्चे की बोन डेवलप होती रहती है, स्टार्ट हो जाती है बच्चे की बोन डेवलप, अलग अलग साइज और उसकी शेप में आती है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये हमारा थायराइड हार्मोन, खास करके चाइल्डहुड में। ठीक है ना, तो मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाता है, हीट प्रोडक्शन करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास करके स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम में प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है फ्रेंड थोड़ी लंबी हो जाती है क्लास यार। कई बार क्या होता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। मामला गड़बड़ कैसे भाई, थायराइड ग्लैंड क्या है, एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिव, या कई बार क्या होती है बिल्कुल काम करना कम एक्टिव हो जाती है, अंडर एक्टिव हो जाती है। तो उस टाइम क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है जब ओवर एक्टिव होती है, और जब कम एक्टिव होती है थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है किसी वजह से। तो यहां पे क्या होता है, दो कंडीशन होती है। एक होती है फ्रेंड हाइपर थायरॉइडिज्म, एक होता है हाइपर थायरॉइडिज्म, एक होता है हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म, इसमें क्या होता है, हाइपर थायरॉइडिज्म में हाइपर एक्टिव हो जाती है, ज्यादा एक्टिव हो जाती है हमारी थायराइड ग्लैंड, और इसमें क्या होगी, लेस एक्टिव यानी अंडर एक्टिव। जब थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो गई तो क्या करेगी, वो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देगी। यानी इस कंडीशन में हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या है, T3 एंड T4 का सिक्रेशन क्या है, बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में T3 एंड T4 का सिक्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार पूछ हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म, तो हाइपरथायरॉइडिज्म में T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ गया, हाइपोथायरॉइडिज्म में T3 T4 का सिक्रेशन कम हो गया। अब यहां देखो क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन बढ़ गए, तो थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब थायराइड हार्मोन और बढ़ गए तो और मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देंगे, ये मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देंगे फ्रेंड, बढ़ा देंगे। ये कम हो गए तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मेटाबॉलिक रेट कम होगी ना फ्रेंड, तो मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका फटाफट से जल्दी जल्दी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, जल्दी से वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जल्दी से जल्दी कैलोरी में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, तो यहां पे गुड अपेटाइट, अच्छी भूख लगेगी, अपेटाइट अच्छी भूख हो जाएगी, बट यहां पे क्या होगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा, कैसे होगा मैं बताता हूं। यहां पे क्या होगा, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब होता है भूख नहीं लगना। ठीक है, एनोरेक्सिया, और वेट गेन होगा। क्या होगा, वेट गेन होगा। यहां पे देखो, यहां पे मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई T3 T4 बढ़ने से, जिससे क्या है, भूख अच्छी लग रही है, भूख अच्छी लग रही है, बट भूख अच्छी लग रही तो खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो खाना ज्यादा खा रहे हैं तो वेट बढ़ना चाहिए ना, पर वेट नहीं बढ़ रहा। क्योंकि यहां पे वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि जो भी हम कैलोरी ले रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं, जो भी खाना ले रहे हैं वो फास्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फास्ट मतलब जितना नहीं खा रहे उससे ज्यादा एनर्जी, उससे ज्यादा वो कैलोरी बर्न हो रही है, कैलोरी बर्न हो रही है। समझ रहे हो आप, यहां पे मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, जितना नहीं खा रहे उससे ज्यादा, जितनी कैलोरी नहीं ले रहे उससे ज्यादा बर्न हो रही, जितनी नहीं ले रहे उससे ज्यादा बर्न हो रही है। तो यहां पे इस वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है। ठीक है, T3 T4 बढ़ गया, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, तो यहां पे क्या होगी, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेकीकार्डिया, पल्स रेट बढ़ जाएगी, टेकीकार्डिया। यहां पे टेकीकार्डिया है तो यहां पे ब्रेडिकार्डिया, यहां पे एट्रियल, सॉरी क्या होगा,
ब्रेडिकार्डिया एट्रियल फिब्रिलेशन के चांस बन सकते हैं। फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में ईसीजी कैसे होती है? ऐसे, ऐसा, मतलब आप ईसीजी को, ये PQRS वेव को पढ़ नहीं सकते, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, यहां पे ब्रेडिकार्डिया होगा। यहां पे क्या होगा? टेकिकार्डिया हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, तो बॉडी कैसे होगी? वार्म स्किन हो जाएगी, गर्म, वार्म एंड स्वीटी, पसीना युक्त स्किन हो जाएगी। यहां पे ड्राई स्किन रहेगी, ड्राई स्किन रहेगी। यहां पे एक्टिविटी बढ़ गई, तो एक्टिविटी बढ़ी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी तो बढ़ेगा ना फ्रेंड। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक तो होता है नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारा खाना आगे बढ़ता रहता है हाथों में, जो भी खाया, पर जब हाइपर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा तो डायरिया, क्या हो जाएगा? डायरिया, डायरोया, क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत कम हो गया, तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन, क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार हाइपरथायरोडिज्म एंड हाइपोथायरोडिज्म ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट बात करें, लास्ट पॉइंट बचा हमारा कैल्सिटोनिन, ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन। तीसरा हार्मोन जिसको कौन सिक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन मैंने बताया अभी फ्रेंड, पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल से, थायराइड ग्लैंड की सी सेल से क्या होती है? सी सेल से ये क्या होता है? सिक्रेट होता है। ये क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम रखता है। ये ब्लड में, ध्यान रखना, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम रखता है, कम करता है, लोअर रखता है। कैसे रखता है? ये किस पे काम करता है? बोन बिल्डिंग, जो बोन को बनाती, बोन बिल्डिंग सेल, जिसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, इन सेल पे काम करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है? इस सेल पे काम करता है। इस सेल को क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, और इससे कहता है कि ब्लड में जो कैल्शियम पड़ा है ना मैडम, उसको ले लो। इस सेल को बोलता है कि मैडम जो ब्लड में कैल्शियम पड़ा है, उसको ले लो। और किसको देना है? बोन टिश्यू को देना है। किसको दे दो? बोन टिश्यू को दे दो, जिससे क्या है? बोन में ये क्या हो जाएगा? बोन बिल्डिंग में, और यहां पे स्टोरेज कर लेगा किसका? कैल्शियम का। क्या कर लेगा? कैल्शियम का स्टोरेज कर लेगा। कैल्शियम का क्या कर लेगा? स्टोरेज कर लेगा। क्योंकि बोन के लिए, बोन की मजबूती के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। बोन की मजबूती के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। ये कैल्सिटोनिन है ना फ्रेंड, कैल्सिटोनिन है ना, कैल्सिटोनिन, ये कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, ये कैल्सिटोनिन है ना, कैल्सिटोनिन, ये पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड हार्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, उसके ओपोज में काम करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है, और ये कम करता है। जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ा, इसका सिक्रेशन हो जाता है सी सेल के द्वारा, कैल्शियम का। इसका लेवल बढ़ा, इसने क्या किया? जैसे ब्लड में लेवल बढ़ा, उठाया वहां से, ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिव किया, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव हुई, और ब्लड से उसने क्या कर दिया? कैल्शियम को ले लिया। तो इस प्रकार ये काम करता है कैल्सिटोनिन। इससे क्या होता है? हमारा कैल्शियम का रेगुलेशन होता है, कैल्शियम का लेवल बना रहता है। तो एक बार और समझा दूं, कैल्सिटोनिन हार्मोन की हम बात करें फ्रेंड, ये थायराइड ग्लैंड की सी सेल से सीक्रेट होता है। कैल्सिटोनिन की हम बात करें तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम रखता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है, या उसका कम रखता है। ठीक है, कैसे रखता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? बोन बिल्डिंग सेल कौन सी है फ्रेंड? बोन बिल्डिंग सेल ओस्टियोब्लास्ट पे काम करता है। ये ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके इस ओस्टियोब्लास्ट से कहता है कि मैडम आप ब्लड में जो कैल्शियम पड़ा है उसको ले लो,
उसको ले लो, उसको लेके आप बोन टिश्यू में ले आओ, अपनी बोन पे लाओ और वहां पे बोन को मजबूत करो। जो कैल्शियम जरूरत होता है ना बोन के लिए, बोन को मजबूत करो या फिर स्टोरेज करो, जब जरूरत पड़े तब ले लेना। यहां पे हम कैल्सिटोनिन की बात करें तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन के उल्टा काम करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम में ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट हुआ, उसने क्या किया, कैल्शियम लेवल को बढ़ा दिया। कैल्शियम लेवल जैसे ही बढ़ा, कौन स्टिमुलेट हो गया, कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन हो गया। कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन होते ही ये ऑस्टियोब्लास्ट को सिक्रेट कर देता है और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, इस कैल्शियम को बोन में ले जाती है, जिससे बोन मजबूत हो जाती है, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड ये होगी हमारी थायराइड ग्लैंड, जिसमें तीनों हमने टिश्यू की बात तीनों हॉर्मोन्स की बात कर ली, ठीक है ना। तो फ्रेंड आशा कर रहा हूं कि समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।